कई प्रावधान हुए हैं, कई अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें कि 376, 354 के अंतर्गत कई धाराओं को बढ़ाया गया है, दंड और कठोर किया गया है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कई कानून, संसद द्वारा कई कानूनों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज महिलाओं के लिए कोड है। शायद इसीलिए जब महिला पैदा होती है तो कहा तो जाता है लक्ष्मी है, मगर घर वाले एक तरफ से बहुत दुखी होते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई और लड़की हुई है। इन दुर्भावनाओं को दूर करना हमें कब, जब हम साक्षर होंगे, जब हम महिलाओं को पढ़ाई लिखाएंगे तब, और दहेज जैसी कुरीतियों से दूर रहेंगे तब दूर होएंगी। दहेज कानून अधिनियम की धारा 8A में सबूत का भार उस व्यक्ति पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हर साल कहीं ना एक थीम होती है। इस बार वो जो थीम है वो डिजिट ऑल है, इसका मतलब है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से। इस बार कोशिश की गई है कि सब महिलाओं को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र पे जोड़ा जाए, इस क्षेत्र में भी महिलाएं अपना योगदान दें। जब बात करते हैं अधिकारों की, तो अधिकारों की जब बात आती है तो हम लोग अक्सर दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि आप जानिए, या आप, नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। आपको अपने अधिकारों की जब नॉलेज होगी तभी आप उनको रख पाएंगे। देखते हैं जैसे कि आपके संविधान में ही कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, और आपको बहुत कुछ नहीं, आपको बेसिक राइट्स अपनी जाननी है। बेसिक राइट जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल पे, जिसके संबंध में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना है, जहाँ पे बराबर मेहनताने की बात की गई है। यदि आप पुरुषों के साथ महिलाओं को बराबर मेहनताना दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जब किसी समाज के विकास को देखना हो तो वहाँ की महिलाओं को उन्नति देखिए, वहाँ की महिलाओं की विकास से आप उस समाज की उन्नति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और घर से शुरुआत करिए। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति चेंज हो। चेंज हमेशा पहले स्वयं करिए, अपनी खुद की सोच को बदलिए। एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नोबडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। आप खुद से शुरुआत करिए। और जैसे कि कई बार हम लोग कहते हैं कि अपराध की जानकारी पहले आप समझिए, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसको सहती रहेंगी, आपको पता ही नहीं होगा कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से महिलाएं कभी अपने अधिकारों को रख नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है इस चीज़ की। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर हम लोग महिलाएं जो हैं उसको एक झापड़ मार दिया, कुछ सह लिया, नजरअंदाज कर दिया, लगातार सह रही हैं। देखिए, अपराध करने वाले ज्यादा अपराध सहने वाला जिम्मेदार होता है। आप समझ ही नहीं पा रही हैं कि वो हर्ट जो आप सह रही हैं वो एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, जिसके लिए सजा है, जिसके लिए उस व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। बस वही जो आप देरी करती है उस ऑफेंस को कोर्ट तक लाने में या पहुंचाने में, वही जो समय अंतराल होता है, इसी वजह से कई बार वो कई डेथ तक हो जाती है एक महिला की दहेज उत्पीड़न की वजह से। आप देखिए कई इंस्टेंसेस होते हैं, आप लगातार सह रहे हैं। एक दहेज उत्पीड़न जो हत्या है वो एक दिन का नतीजा नहीं है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। आप लगातार एक दिन वेरी फर्स्ट डे आप घर जा रहे हैं, आप सह रहे हैं कि कोई महिला ने आपके साथ, सपोज अपने घर गए, आपके सास ससुर हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी इन-लॉज हैं, कुछ ट्रीटमेंट किया, आपने कुछ इग्नोर किया, फिर आपने रिपीटेडली आपने उसको सहा, और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ? It resulted in death. So these are the main reasons behind not being able to bring the offense in the light of court. So आपको वो स्टेप बहुत पहले लेना चाहिए। And that's all. मैं आपसे बस यही उम्मीद करती हूँ आप स्वयं जागरूक हो, अपनी आसपास की महिलाओं को जागरूक करें। थैंक यू सो मच। होटल में सुश्री ज्योति जी, तहसीलदार साहब और समस्त पुलिस कर्मचारी और मेरी सम्मानित बहनें और बेटियां, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विधिक
साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह प्रोग्राम जो है आपका है और आपके लिए है, लेकिन आपकी कम सहभागिता से मुझे थोड़ा सा मन आहत हुआ है और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि इसमें आपके साथ साथ पुरुष सदस्यों को भी भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पुरुषों के अंदर जो है उन पुरुषों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि भेदभाव जो है वो परिवार और समाज से ही पैदा हो जाता है। हम अपनी बेटियों का पालन पोषण अपने पुत्र के समान नहीं करते हैं, वहीं से भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। अगर इस प्रवृत्ति को हम लोग रोकें और अपनी बेटियों को और बेटों में भेदभाव न करके बेटियों को भी बेटों के बराबर अस्तित्व उनको स्वीकार करें। असल समस्या ये है कि समाज बेटियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अब शुरुआत में भारत का अगर इतिहास आप देखें तो उसमें बहुत सी महिलाएं विदुषी थी। उस समय महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। कालांतर में हुआ क्या कि महिलाओं की पोजीशन जो है दिनों दिन गिरती गई। पितृसत्तात्मक समाज में महिला को मात्र उपभोग की वस्तु माना गया, उनके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकार दिया गया और धीरे धीरे महिलाओं ने भी अपनी उसी स्थिति को स्वीकार कर लिया, न चाहते हुए भी। लेकिन अब सरकार और सोसाइटी आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप जो है समाज में जो महिलाएं अब आगे आ चुकी हैं उनका ये दायित्व है कि जो उनकी बहनें पिछड़ी हुई हैं, जो शिक्षित नहीं है या समाज की मुख्यधारा से कटी हुई है, उनको जागरूक करें। तो देखिए, प्रोटेक्टिव लॉ बनाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे कानून बना दिए, घरेलू हिंसा बना दिया, मेंटेनेंस बना दिया, भ्रूण हत्या पे कानून बना दिया। इससे क्या रुक रहा है? मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ रुक रहा है। जब तक हम सबको संवेदनशील नहीं बनाएंगे और हर घर परिवार हर सदस्य को जागरूक नहीं करेंगे कि वो अपने दायित्वों को समझे और स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार करे, तो समस्त कानूनों के बारे में तो अभी मैडम ने बताया ही जो है। अभी हमारी नोडल मैम भी आपको और विस्तार से बताएगी, क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग जो है बजाएं। और मैं नोडल मैम से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम से वैसे मैं तो नहीं थी और मुझे अपने क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे विशेषज्ञ सब इतने अच्छे वक्ता आए हुए हैं, उसमें मैंने सोचा कि मैं उस पर क्या बोलूँ। तो आप लोग इतनी जानकारी शुभांगी जी ने दी, आपने दी मैडम, आपने इतना अच्छा कविता बोला। हमारी साथी न्यायिक अधिकारी श्री सुश्री ज्योति प्रकाश जी ने भी कहा। मुझे आधा जीवन तो मेरा बीत चुका है ऐसे ही, मतलब इतने अनुभव हो गए हैं। इन अनुभव के निचोड़ से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप ही को आगे बढ़ना है। आप अकेले आए थे, अकेले आपको ही हिम्मत बनानी और आप ही को चलना है। किसी का सहारा नहीं कि किसी से उम्मीद कर ले कि ये क्यों नहीं समझा वो क्यों। क्योंकि पुरुष और स्त्री में ये एक अंतर होता है कि पुरुष काफ़ी ज़्यादा पेन, अगर इंग्लिश में बोले, पेन नहीं लेते या फिर वो किसी दबाव में रहना नहीं चाहते, वो मस्त रहते हैं। और महिलाओं के साथ क्या दिक्कत होती है, वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं और इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने लगती हैं कि वहीं पे रुक जाती हैं, आगे बढ़ती ही नहीं। जहाँ पे स्त्री रुक गई, जहाँ उसका सब कुछ, सारा मन उसका उसी पे केंद्रित हो गया, वहीं पे उसका और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनका सब रुक जाता है। सब रुकावटें आने लगती हैं, कोई प्रगति नहीं होती। वो तो खुद उस आग में जलती ही रहती है। उसके साथ जो उससे जुड़े लोग, उसके बच्चे, उसका पति, उसके माता पिता, वो सब परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि स्त्री होने के नाते आप रुके नहीं। ठीक है, चोटें लगती हैं,
बहुत बहुत चुनौतियाँ होती हैं, उन सबको हटा के एकदम आगे बढ़ना है, एकदम मतवाले हाथी की तरह, एकदम मस्त। और जब आप हंसते रहेंगे पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी, और जैसे ही आप रोए आपके साथ कोई नहीं रहेगा। और बाकी कानून की जो बात है उसमें ज़्यादातर तो आपको पता ही है, न्यूज़ चैनल तो आप लोग देखते ही हैं, इतने ज़्यादा आप लोग अभ्यस्त हो चुके हैं हर प्रकार के समाचार सुनने के कि आपको पता है कि यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, इस तरीके के अपराध होते हैं महिलाओं के साथ। और क्योंकि हमारे देश ने कानून तो बहुत दिया है स्त्री के पक्ष में, हम लोग चाहें तो अपने कष्ट का निवारण जाके कर सकते हैं थाने पे जाके, या फिर थाना नहीं सुन रहा है तो कचहरी में जाके आप आवेदन पत्र दीजिए। लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप एक मुकदमा करेंगे तो उससे वो पूरा 5 मुकदमे में मल्टीप्लाई हो जाता है। और खुदा ना खास्ता मैं क्षमा चाहती हूँ अपनी बहनों से जो अधिवक्ता है, अगर आप किसी गलत अधिवक्ता के सलाह में आ गए तो फिर आपका एक मुकदमा 5 मुकदमे से मल्टीप्लाई होके अलग अलग न्यायालयों में चला जाता है। आप लोग तो परेशान होती ही हैं। मैं कितनी बार कहती हूँ, जब कोई महिला आती है वो रोने लगती है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, तो मैं यही कहती हूँ कि खुद को क्यों परेशान करना है, उसका लॉस है, उसको छोड़ दो और मस्त रहो, सब खत्म करो, नहीं चल सकता है तलाक दो, खत्म करो और आगे बढ़ो। आपके बच्चे भी खुश, आपको भी तो अपने बच्चों को वो माहौल देना है, क्योंकि आपके यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो कामकाजी होंगी, उनके घर में ये सब समस्याएं आती होंगी, तो हमेशा यही कहा करें कि रुकना नहीं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पुरुषों से आगे जाना है, हमें पुरुषों के बगल में खड़े होकर हमें भी एहसास दिलाना है अपने आप को और लोगों को भी कि नहीं, जैसे पुरुष है वैसे हम स्त्रियाँ भी। हालांकि ये मानसिकता बदलने में अभी बहुत वक्त लगेगा, किसी विभाग में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी आप काम करेंगे तो स्त्री को लेके थोड़ा सा तंज, थोड़ा सा अपने कुछ विशेष विचार लोग पीठ के पीछे बहुत बोलते हैं, वो भी सुन के आपको एकदम कोई उस पर सोच विचार नहीं करना है। चाहे घर में आपको कोई बोले, चाहे आपके गली मोहल्ले में बोले, चाहे आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, दफ्तर में, कहीं कोई कुछ भी बोले, हमेशा मस्त रहिए। अगर आप मस्त रहेंगे तो दुनिया आपके साथ रहेगी। तो वो गाना है ना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बस ऐसे ही चलिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। आपने तो हम महिलाओं का एकदम दुख दर्द हंस कर खत्म कर दिया, और बहुत धन्यवाद है आपको। इसी कड़ी में हम अपने तहसीलदार रचना श्री गणेश जी को कहेंगे कि वो अपनी बात को करें। साक्षरता कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अपर जिलाधीशक मैम एवं उपस्थित बहन, बहुत ही फ्रूटफुल जानकारियां आप सभी को यहाँ पे मिली सर के द्वारा और मैम के द्वारा। एक उदाहरण मैं भी पेश करना चाहता हूँ। एक पहले जब मैं इस सेवा में आया था 96 में, तो लॉ था कि अगर किसी घर में किसी फादर की या किसी मेल की डेथ होती थी तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, उसकी जो जमीन होती थी, वो उसके पुत्रों में जाती थी। कानून में संशोधन हुआ और उसमें मदर का नेम इंक्लूड किया गया, यानी पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र और मां का नाम आया, किंतु पुत्रियां तब तक भी छूटी नहीं। फिर लॉ में ये कमी महसूस की गई कि नहीं, पुत्रियों का भी अधिकार होना चाहिए। और संभवतः एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, 2008 के आसपास की बात है,
और उसमें पुत्रियों का भी नाम जोड़ा गया, पुत्रों के साथ में पुत्र और अविवाहित पुत्री एक साथ और मदर का नाम। ये तो ठीक है, होना भी चाहिए। बट एक उदाहरण मैं बताऊं कि पिता ने तो मेरे सामने 2-3 बार इस तरह के आए हमारे सामने उदाहरण कि साहब जो है ये संपत्ति बेटी के नाम न जाए और बेटे के नाम चले जाए। एक मैं फतेहपुर में था, यहाँ पे एक पिता एक्सपायर हुए और बच्चों की मां मेरे पास आई और ये कहे कि मेरे बेटे के नाम कर दीजिए, बेटी के नाम न जाने पाए। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन। मैंने कहा माता जी क्या वो आपकी बेटी नहीं है? आप स्वयं एक मां हो करके इस तरह का भेदभाव कर रही है। भाई आकर मुझसे कहे तब तो चलो समझ में आता है कि उसका अपना प्रॉब्लम है, अपना लाभ है, लेकिन आप एक मां हो करके और बेटी और बेटे में इतना वो कर रही है, ठीक नहीं है, आप बिल्कुल गलत है। मैंने उन्हें काफी समझाया कि ये आपका तरीका सोचने का एकदम गलत है, लेकिन वो दिमाग में आज भी अभी जब बातें हो रही थी तो वो सीन मेरे सामने गुजर रहा था कि एक माँ भी कभी क्या इस तरह से कर सकती है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां सब लोगों ने दी। एक आध जानकारियां मैं भी देना चाहूंगा जो राजस्व से संबंधित, जो तहसील प्रशासन से संबंधित, गवर्नमेंट से आप सभी को लाभ मिलता है। ये तो विरासत का मैंने बताया ही। इसी तरह से अगर किसी भी घर का कोई मुखिया है जो खेती बाड़ी काम करता है, जिससे भरण पोषण परिवार का होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से, दुर्घटनावश, तो उसे 5 लाख रुपया कृषक दुर्घटना बीमा के तहत मिलता है। ये हक है, लेना चाहिए। इसी तरह से अगर दैवीय आपदा में घर के किसी भी बच्चे का, किसी भी सदस्य का, किसी भी मेंबर का दैवीय आपदा से अगर मृत्यु होती है तो उसमें 4 लाख रुपया मिलता है। ये जानकारी में हमारी होना चाहिए। घर के कमाऊ सदस्य का अगर डेथ हो जाता है अचानक, पारिवारिक लाभ के तहत 30,000 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो तहसील प्रशासन के माध्यम से जो सरकार ने दे रखा है, आप सभी का हक है उसमें। जहां कहीं भी इस तरह की जरूरतें हो तो आसपास अपने पड़ोस में जागरूक करें। बाकी आज का कार्यक्रम में सर और मैम आई, इसके लिए हम सभी बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हम सभी को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम अपने नैनी कोतवाली के एसआई शालिनी सिंह जी जो तत्पर रहती हैं महिलाओं का हर समस्या का समाधान कैसे त्वरित कर दें, उनके लिए तालियां बनती हैं, क्योंकि हम लोगों का बहुत दिन से है और सबके दुख सुख में खड़ी रहती हैं। हम उनसे भी चाहेंगे कि वो अपनी 2 बात कहें। नमस्कार। उपस्थित हमारी सारी बहन को आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर कि आपने अपना कीमती समय हमें सुनने के लिए यहाँ पर निकाला। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को जागरूक कर सकें और आपके अधिकारों के बारे में आपको बता सकें, क्योंकि मैं बहुत समय से लगभग 2 साल हो गया है मैं मुझे यहाँ पर, और मैं नैनी क्षेत्र के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं या जो भी गांव है वहाँ पर महिलाओं को चौपाल लगा करके जागरूक करने का काम कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं बच्चों को उनके गुड टच बैड टच जो भी हैरेसमेंट है उनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं चल पाता है क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है तब बहुत से ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने आकर के बताए हैं कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है और हम उस पर काम कर पाएंगे। बाकी बहुत से महिलाओं को जागरूक किया है, जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं उनके बारे में हम लोगों ने बताया है, और जितनी भी हमारी कोशिश होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके उनके बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की तरफ से अधिकारों का तो पता चल गया है,
लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है, ये ज्ञान शायद उनमें भी थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कोशिश तो रहती है और थोड़ा मिसगाइड भी हो जाती हैं किसी न किसी तरह से। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उन्हें जो सही दिशा है उस ओर ले जाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही भी होती हैं, लेकिन कुछ मिसगाइडेंस की वजह से हम उनकी पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग या आपके जो भी आसपास महिलाएं हैं उन्हें आप लोग जागरूक कर सकती हैं। जहाँ पर हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और यहाँ ज़्यादातर नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग के जरिए, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा मिलना रहता है महिलाओं से, हर किसी से आपकी बातचीत रहती है, उनसे जुड़ी जो भी महिलाएं हैं, कोशिश बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप उन्हें जागरूक करें और उन्हें अगर पुलिस सहायता की किसी तरह से ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क करिए। नहीं हो पा रहा है तो हमारे इंस्पेक्टर साहब से संपर्क करिए, मैम उनसे संपर्क करिए और थोड़ा सा उन्हें ये गाइडेंस सही तरीके से दें। क्योंकि जो समस्या है, अगर वो समस्या बता दें, क्योंकि हमारे पास भी कई महिलाएं आती हैं, अपनी समस्या बताती हैं, लेकिन जो सच्चाई है या कुछ चीज़ें गलत हो जाती है तो उसमें हम उन्हें बिल्कुल फेवर नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से समस्या सुधर नहीं पाती है। तो इसीलिए बस आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी आवश्यकता पड़े आप हमें बताइए और किसी न किसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से जुड़े रहने की। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, महिला सशक्तिकरण पर सहयोग करते रहिए और जो भी सहायता की ज़रूरत हो हमें बताइए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं साइबर क्राइम की तरफ जा, क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया ज़्यादा है तो उसका शिकार हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं क्योंकि अभी माइनर हैं, उन्हें भी समझ नहीं रहती है, तो उस तरफ उनका ज़्यादा शोषण भी हो रहा है। तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है तो ज़्यादातर ये ख्याल तो महिलाओं पर है। अभी तक जो मैंने देखा है तो महिलाओं की जो बेरोजगारी है, जो सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं है उनमें, उस तरीके से शायद ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी मिली हुई हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है और शायद डोमेस्टिक वायलेंस का इसी वजह से शिकार है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसको बर्दाश्त करती रहूँगी और जिस दिन मैंने बर्दाश्त करना बंद कर दिया तो मेरा खर्चा, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे। तो बस यही है कि आप लोग उन महिलाओं को सशक्त करने में हमारा सहयोग करें और उन्हें इस तरह से जागरूक करें कि उन्हें ये ना लगे कि नहीं मेरा खाना खर्चा कल को कैसे चलेगा। क्योंकि ज़्यादातर डर जो होता है, जो घरेलू हिंसा जो है, वो सिर्फ इसी वजह से है। बाकी बस आप लोगों से ये निवेदन है कि ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए और हमें बताते रहिए, हमारी सहायता करते रहिए। धन्यवाद। अगर वर्किंग लेडी है फिर वो बाहर जाती हैं और अपना काम करने के बाद सहयोग फिर अगर अपने दिनचर्या को पूरा करती हैं, वो दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। मायके में, ससुराल में हर रिश्ते को वो बाखूबी निभाती हैं, अच्छे से करती हैं। मेरा अपना मानना है कि महिलाएं मैनेजमेंट गुरु होती हैं। अगर पुरुष बाहर खुश हैं, भाई लोग भी बैठे, अगर ये बाहर अच्छे से हंस के और खुश होकर ड्यूटी कर पाते हैं तो उसमें घर का ही माहौल अच्छा होता है, तभी पुरुष बाहर अच्छे से खुश होकर काम करते हैं। नहीं तो अगर घर से झगड़ा करके आए हैं, एसआई साहब, दरोगा साहब, उस पर बाहर का विवाद आया तो वो झल्ला के भगा देंगे और घर से बार बार फोन आएगा तो अच्छे से सुनेंगे नहीं उनकी बात। तो हम इसमें मानते हैं कि सबसे पहले महिलाएं अपने अहमियत को समझें कि वो पुरुषों के जीवन में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। अगर कोई पुरुष बाहर सफल है तो उसके पीछे महिलाओं का ही हाथ है। बेटी बन के भी रिश्ता निभाती है, पत्नी भी, माँ भी, बहुत सारे उनके रिश्ते होते हैं। तो महिलाएं बहुत आगे हैं। महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, किसी मायने में पीछे नहीं है। इसलिए महिलाएं ज़्यादा अच्छी हैं पुरुषों की अपेक्षा। बिल्कुल। अब पढ़ाई में भी देखिए रिजल्ट निकलता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं, लड़कियां ज़्यादा आगे होती हैं। वो जो ठान लेती हैं कर लेती हैं।
और इस चीज़ के लिए अब समाज में भी बहुत अच्छा है कि मम्मी पापा भी ये सोचते हैं, माँ पिताजी भी ये सोच रहे हैं कि मेरी ये हमारे बगल की भाभी बैठी हैं, इनकी 2 बेटी 1 बेटा है, दोनों बेटियां नौकरी कर रही हैं, नवोदय में पढ़ के बहुत गरीब अवस्था में, लेकिन नवोदय में इन्होंने दोनों लड़कियों को पढ़ाया। आज दोनों लड़कियां बहुत अच्छी नौकरी कर रही हैं, लेकिन बेटा भी नौकरी नहीं पाया है। उनको भी मिले, हम लोगों की शुभकामना है। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि भाभी का दिल दुखे, लेकिन लड़कियां ज़्यादा आगे हैं, ये फैक्ट है। इसलिए कि बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, बेटे के साथ रहना तो उनको आगे और मजबूत होना, इसलिए बेटे को भी मिलेगी। लेकिन बेटियां ज़्यादा काबिल थी, इसलिए उनको बहुत समय से इंटर दिए पास की। आपके फेसबुक में कचेरी में ही है, भाभी है, एक बेटी बाहर रहती है। तो लड़कियां ज़्यादा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं, ये फैक्ट है। अगर उनको कोई कह देता है, ये हमारे सामने बैठी है, रेलवे में ठेकेदार है, ठेकेदारी करती हैं, उनके हस्बैंड खत्म हो गए एक्सीडेंट में, कोई खड़ी हो गई, ये 100 पुरुषों के सामने खड़ी होकर ठेकेदारी करती है, ठेकेदार महिला है और दिल्ली बॉम्बे सब जगह जाके काम करती है। तो महिलाएं अब कहीं किसी मायने में पीछे नहीं है। वकालत में देखिए, अब अभी 25 है, हमें लगता है 50% हो जाएंगी, जिस रेशियो में पढ़ाई हो रही है एलबी की। सेवा प्राधिकरण कचहरी में आके आप वहाँ ऑफिस में संपर्क करें। मैं अभी नोडल हूँ, मैं या फिर सचिव को आवेदन पत्र दें, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और अगर कोई विवाद ऐसा है, हमारा प्रयत्न यही होता है डीएलएसए का कि कोई प्राथमिकी दर्ज ना हो, कोई एफआईआर ना हो, इससे पहले ही समस्या का सारा निराकरण सारा निकल जाए। तो इसीलिए आप लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आ सकते हैं। और क्योंकि आपने बोला है कि कैंप होता रहे तहसीलों में, गाँवों में, ग्रामीण महिलाओं को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तो हमारे पास पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं। अगर आप चाहेंगी तो हम 5 ऐसे या कुछ अच्छे जो PLVs हैं वो वहाँ पर भेज के एक कैंप का वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जो SDM या फिर जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके सचिव जाएंगे, PLVs भी रहेंगे। PLVs को आप अपनी दिक्कतें बताइए, आप हमको एक बार संपर्क करिएगा, हम PLVs भेज देंगे। अगर कोई समस्या ज़्यादा प्रबल है, आप लोगों की निगाह में, आप लोगों का व्हाट्सएप भी होगा या कोई भी डिस्कशन आपस में करती होगी, तो अगर 5-6 ऐसे आपको केसेस दिख रहे हैं, आप हमें फोन करिए, हम PLVs भेजेंगे, तो उसका ब्रीफ तैयार करके हमें बताएंगे, हम उसको पुटअप करेंगे और आगे कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो यही कहना चाह रही थी। बाकी हम लोग डीएलएसए से आए हैं, हमारा काम यही है कि आप लोग सबको जागरूक करिए और बताइए कि डीएलएसए हमेशा आप लोग के लिए तत्पर है। कोई विधिक समस्या है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसकी रेमेडी सर डीएलएसए करा सकती, जितना हो सकता है उतना। तो बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू।